हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है SNNGP यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि दिए गए मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप के साथ साथ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट होता है, यानी विद इन द सेम मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप भी है और अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। तो अगर एक्सटर्नल कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल ले लो, अगर किसी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ऐसे मॉलिक्यूल को लिया जाए तो पहले कौन अटैक करेगा, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल या इंटरनल न्यूक्लियोफाइल? ऑब्वियसली एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल को लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल से कोलिजन करते हुए हमारे दिए गए कंपाउंड तक आना पड़ेगा, तो उसको आने में वक्त लगेगा। जबकि जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप उसी की कार्बन चेन में कहीं लगा है, तो उसको तो कोई वक्त लगने वाला नहीं। वो तो सीधा रोटेशन के थ्रू मुड़कर ऐसे ऐसे होकर उस पर अटैक मारेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, रिएक्शन कर लेगा। अब यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की वजह से। और आप तो जानते हैं कि जब कभी भी SN2 होती है तो इन्वर्जन हो जाता है। तो माना पहले मॉलिक्यूल ये था, इन्वर्जन हुआ तो ये हो गया। अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है, वो भी SN2 करता है, तो उसके SN2 से फिर से ये हो जाता है। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि दो बार कॉन्सिक्यूटिव SN2 होती है। एक SN2 करता है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और दूसरा करता है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। इसलिए रिजल्टेंट क्या आता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यही सब मैंने थियरी में लिख के दिया है। बस यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एंटी डायरेक्शन में होने चाहिए। एक साइड से धीरे धीरे लिविंग ग्रुप निकल जाए और अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दे, तो ऐसी रिएक्शन हो जाती है SN2 रिएक्शन। ठीक, मतलब कहने का ये है कि लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने नहीं चाहिए, उनके बीच कोलिजन नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको एंटी होना चाहिए। मतलब इस सिचुएशन को ऐसे समझो कि अगर ये हमारा लिविंग ग्रुप है, किसी भी एक मार्कर को लिविंग ग्रुप समझ लो, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए विद इन द मॉलिक्यूल, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। ये मार्कर अगर लिविंग ग्रुप है तो ये न्यूक्लियोफाइल। आई होप कंडीशन तो समझ में आई गई होगी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। प्रॉब्लम आपके सामने है, पानी में ये कंपाउंड लिया गया है, 4 ऑप्शन है, क्या बनेगा? तो देखिए कैसे करेंगे। पानी का अटैक तो बाद में होगा, पहले तो ये जैसे ही Cl लीव करेगा, सल्फर अपना लोन पेयर बैक साइड से डोनेट कर देगा और एक 3 मेंबर रिंग बना देगा। SNNGP में 3 से लेकर 6 मेंबर तक की रिंग बनाना अलाउ है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो आप, Cl माइनस तो निकल गया और ये क्या बना, SH, एक लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव, और ये इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से ये 3 मेंबर रिंग बन गई। ठीक, अब ये न्यूक्लियोफाइल वाटर आएगा, Cl माइनस तो चला गया, ये तो सॉल्यूशन में कहीं पड़ा रहेगा। अब जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है H2O आएगा, उसके अटैक करने का एक तो पाथ ये फर्स्ट है और दूसरा पाथ ये सेकंड है। या मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कार्बन पर अटैक करने की जितनी प्रोबेबिलिटी है, उतनी प्रोबेबिलिटी इस कार्बन नंबर 2 पर अटैक करने की है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग है, प्लेनर सिस्टम है, कोई हिंड्रेंस वगैरह दोनों पे नहीं है। जैसे इन्वायरमेंट में ये कार्बन, वैसे में वो कार्बन, तो दोनों पर अटैक के बराबर चांसेस है। तो मैं एक एक करके दोनों अटैक देखता हूँ। सबसे पहले पाथ 1 की बात करता हूँ मैं।
माना पाथ 1 पर अटैक हुआ तो क्या हुआ होगा, H2O आएगा और ये SH बॉन्ड ऊपर की तरफ को ओपन हो जाएगा, तो यहां से SH बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, इसका चलो मैं H भी दिखा देता हूँ, ये मैंने दिखा दिया। और H2O नीचे की तरफ अटैक करेगा क्योंकि ऊपर तो रिंग बनी हुई है, कोई रास्ता नहीं, कोई जगह नहीं। अगर ऊपर से आएगा भी तो SH से कोलिजन करके वापस भाग जाएगा, नीचे जगह है अटैक करने की, तो H2O का अटैक नीचे होगा और H2O से यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। ये मत कहना कि एक H कहाँ गया पानी का, अरे आएगा तो H2O ही, लेकिन जो Cl माइनस अलग हुआ था एक H वो लेकर चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही H2O यहाँ पर अटैक करेगा O पर पॉजिटिव आएगा, तो O को न्यूट्रल करने के लिए एक H चला जाएगा Cl के साथ, ये बन जाएगा। इसका भी मैं H दिखा देता हूँ। अब पाथ 2 वाले को देखो, बड़े आराम से बता रहा हूँ क्योंकि मुश्किल चीज है, केवल 12th के भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट की समझ में जल्दी आएगी। अब देखिए पाथ 2 पर अटैक हुआ तो ये रिंग इधर से ओपन होगी और SH राइट हैंड साइड में चला जाएगा। SH कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में। मैं ये H भी दिखा देता हूँ। H2O ने यहाँ नीचे अटैक किया है तो OH यहाँ आ जाएगा और इसका भी H मैंने दिखा दिया। अब दोनों पाथ 1 और पाथ 2 से बने कंपाउंड के पास दो कायरल सेंटर है। अच्छा मुझे ये बताओ 1 में और 2 में क्या रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पर मिरर रख देता हूँ ऐसे, तो क्या 1 और 2 मिरर इमेजेस हैं? जी हाँ, आंसर है, बिल्कुल है। देखो ये राइट में OH है, यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ लेफ्ट में SH है, यहाँ राइट में है। ठीक, ऊपर था ऊपर ही है, नीचे है नीचे। ठीक, तो इसका मतलब ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो क्या रिलेशन हुआ, एनंशियोमर। तो इस रिएक्शन में पेयर ऑफ एनंशियोमर्स बना है। आई होप समझ में आया होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस कंपाउंड को एक्वस OH माइनस में लिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा, उसके बाद सल्फर एटम इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हुए CH2 पर अटैक कर देगा और इससे क्या बन जाएगा, ET S ने एक लोन पेयर दिया तो एक पॉजिटिव, CH2 14, दिस इज CH2 14 और ये क्या CH2, और यहाँ पर सल्फर से ये बॉन्डिंग हो गई। देख लो आप, Cl माइनस कहीं सॉल्यूशन में रह जाएगा। अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल OH माइनस का अटैक होगा। OH माइनस के अटैक करने के लिए फिर से 2 कार्बन होंगे, जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ। वो कार्बन 14 पर भी अटैक कर सकता है और नॉर्मल कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। माना ये पाथ A है, ये पाथ B है, दोनों पर अटैक करने के बराबर चांसेस है। तो माना पाथ A पर अटैक किया, तो पाथ A पर अटैक करेगा तो जरा देखो कैसे। OH माइनस इस कार्बन 14 को इलेक्ट्रॉन देगा और वैलेंसी 5 ना हो जाए कार्बन की, इसलिए ये बॉन्ड सल्फर वाला टूट जाएगा। ठीक, सल्फर को उसका लोन पेयर देकर ये CH2 14 अलग हो जाएगा। ध्यान रहे ये सल्फर नॉर्मल कार्बन से पहले ही जुड़ा हुआ है, तो ये सल्फर इस नॉर्मल कार्बन से पहले जुड़ा हुआ है और ये नॉर्मल कार्बन कार्बन 14 से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 14 सल्फर से अलग हो गया है, तो कार्बन 14 से OH जुड़ जाएगा। अगर ध्यान दो तो क्या बन जाएगा, ET S CH2 14 OH।
देखो कितना चौंकाने वाला प्रोडक्ट बना है। Cl नॉर्मल कार्बन से जुड़ा था, यहाँ OH कार्बन 14 से जुड़ा है। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल देखो कहाँ आकर जुड़ा है, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। और अगर मान लीजिए अब हम पाथ ए की बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं पाथ बी की। तो पाथ बी की अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये सल्फर वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जरा ध्यान से, फिर इथाइल से जुड़ा है सल्फर, इथाइल से जुड़ा है सल्फर, ठीक। सल्फर जुड़ा है कार्बन 14 से, कार्बन 14 से। ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका है, इसे तो हमने अभी अभी ब्रेक कर दिया है। कार्बन 14 जुड़ा है CH2 से, ये जुड़ा है CH2 से और इससे OH, दोनों बनेंगे 50-50%। यानी नॉर्मल कार्बन से जुड़ा हुआ भी बनेगा और कार्बन 14 से जुड़ा हुआ भी बनेगा। चेक कर लो, सोच लो, समझ में आ जाएगा, आसान लग रहा होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल और देखो, ध्यान देने लायक बात यह है कि डबल बॉन्ड गामा डेल्टा कार्बन पर बना हुआ है। अगर बीटा गामा पर बना होता तो वो अलाइल सिस्टम हो जाता, वो तो फिर SN1 भी दे सकता था, SN2 भी। याद रहे रेट का ऑर्डर क्या होता है, NGP का रेट सबसे ज्यादा, तभी तो इसे एंटीमेरिक असिस्टेंस कहते हैं, फिर SN1 का और फिर SN2 का। इस पर प्रॉब्लम मैं करा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर गामा और डेल्टा पर है तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ऐसे ही जैसे अभी किया था, ये Br जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा गामा कार्बन के फेवर में और यहाँ से नेगेटिव चार्ज मिलेगा CH2 प्लस को, जो कि अल्फा कार्बन पर आएगा। तो डेल्टा कार्बन क्या बन गया, CH2 प्लस, और ये CH किससे जुड़ गया, गामा वाला, ये जुड़ गया अल्फा कार्बन से CH2, ठीक। और ये बीटा वाला स्टार आ गया नीचे या ऊपर, जहां दिखाना चाहो दिखा दो। देखो सही है ना, ये डेल्टा है, इससे जुड़ा है गामा, गामा जुड़ गया अल्फा से और ये है बीटा। अब इसके बाद OH माइनस का अटैक होगा, OH माइनस का अटैक। तो OH माइनस के अटैक के लिए अल्फा भी इक्वली अवेलेबल है और बीटा भी इक्वली अवेलेबल है। तो माना OH ने अल्फा पर अटैक किया, ठीक, अल्फा पर अटैक किया, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे गामा पर क्या आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, दोबारा करेंगे, 1 मिनट रुकिए। हाँ तो ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं, वही बात है। अल्फा पर अटैक करेगा तो अल्फा और गामा के बीच का बॉन्ड ये ब्रेक होगा यहाँ से, और इसके ब्रेक होने के बाद माना ये पाथ 1 है, तो पाथ 1 से क्या मिलेगा मुझे, जरा ध्यान दीजिए। पाथ 1 से क्या मिलेगा, ये CH2 और इस CH पे क्या आ रहा है वापस से नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH। ये तो टूट चुका। अब ये गामा किससे जुड़ा हुआ है, बीटा से, यानी कि स्टार वाले कार्बन से, ठीक। और ये किससे जुड़ा है, अल्फा से, और अल्फा पे ही क्या आ जाएगा, OH। ये तो तब है जब पाथ 1 से रिएक्शन हुई। अब सेकंड पाथ से कब हो सकती है रिएक्शन, क्योंकि ये मेरी क्या बनी हुई है, 3 मेंबर रिंग बनी हुई है, ठीक। तो जितने अटैक के चांसेस अल्फा पे हैं, उतने ही अटैक के चांसेस इस बीटा पर हैं, स्टार कार्बन पर। इसे बोलेंगे पाथ 2, पाथ 2 पर अटैक कर रहे हैं। तो अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ठीक। ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि अगर मैंने OH यही CH2 से जोड़ दिया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कभी होती नहीं है। तो ये पुराना जो रिंग वाला बॉन्ड है ये ब्रेक कर देंगे। तो अब क्या होगा,
गामा पे फिर से निगेटिव आएगा, डेल्टा पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH गामा वाला अल्फा से कनेक्टेड है, तो CH2 और अल्फा वाला स्टार वाले से कनेक्टेड है, तो CH2 स्टार और यहाँ जुड़ जाएगा OH। एक बार फिर चमत्कार हो गया, ये देखो अब CH2 से Br हटा है और लगा कहाँ भी है, आधे प्रोडक्ट में कहाँ भी मिलेगा, स्टार वाले कार्बन पर भी मिलेगा। तो अल्कीन पर अगर गामा डेल्टा पे डबल बॉन्ड है तो 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन जाएगी, NGP हो जाएगा, और इस तरह से 50-50% के 2 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। इन्हें आराम से रोक रोक के देखो वीडियो को, सब समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए जिसमें Cl और OH एंटी है, OH ही इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और OH ही एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल को मैंने 18 कर दिया है, तो होगा क्या, क्योंकि एंटी है दोनों Cl और OH, तो Cl जाएगा तुरंत एंटी पोजीशन वाला OH का अटैक आएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, वीडियो ध्यान से देखते रहिए सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O पॉजिटिव H, इसके बाद ये OH माइनस अटैक करेगा 18 वाला, और इस H प्लस को यहाँ से खींच लेगा, और O पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर पूरा, तो O पर लोन पेयर दोनों आ जाएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लो आप, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। ये 2 रिएक्शन बोर्ड पर लिखी हैं और आपको दोनों के रेट को कंपेयर करना है। यहाँ पर कोई भी बच्चा जवाब देता है कि 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल है 3 मेंबर रिंग के मुकाबले, तो वो जल्दी बनेगी, R2 ज़्यादा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि R1 ग्रेटर देन R2 है। तो अब इसे एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दरअसल 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, मैं मानता हूँ, लेकिन बनती तो फिर भी है, उसका बनना एंट्रोपिकली फेवर्ड है। कैसे है मैं समझाता हूँ। यहाँ एटम कम थे और वो रोटेट हो रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन एटम कम थे ऊपर, तो डिसऑर्डरनेस भी कम थी, रैंडमनेस भी कम थी। जैसे ही 3 मेंबर रिंग बनी, अरेंज हो गए सबके सब, अब रोटेट तो नहीं हो सकते, रिंग बनने के बाद रोटेट नहीं हो सकते, तो एंट्रोपी क्या हो गई, कम, तो डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे एटम हैं ऊपर के मुकाबले, रिंग बनने से पहले खूब मजे से हिल डुल रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, खूब रोटेट हो रहे थे, पहले खूब सारी एंट्रोपी थी। जैसे ही 5 मेंबर रिंग बनी तो क्या हुआ, एंट्रोपी कम हो गई, एंट्रोपी बहुत कम हो गई। मुझे कहना चाहिए कि डेल्टा एस में बहुत बड़ी गिरावट आई है, डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी से निगेटिव हो गई है। और जब डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होती है तो वो प्रोडक्ट एंट्रोपी के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से वो प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, या यूं कहो बनेगा तो ये भी अनस्टेबल है, लेकिन देर में बनेगा, इसके बनने का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हिल डुल रहे थे, इन्हें अरेंज होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। एक यूं भी समझ सकते हैं। तो एंट्रोपिकली 3 मेंबर रिंग का बनना ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि उनके पास पहले रैंडमनेस इसके मुकाबले कम थी। तो जब 3 मेंबर रिंग बनी तो 3 मेंबर रिंग बनने के बाद रैंडमनेस में कमी भी कम आई एज कंपेयर टू इस कमी के, क्योंकि पहले यहाँ इतने सारे एटम थे तो खूब हिल डुल रहे थे, खूब घूम रहे थे, खूब सारी एंट्रोपी थी, और 5 मेंबर रिंग बनी, अब घूम नहीं सकते, उनका रोटेशन रुक गया। तो अब यहाँ पर जो कमी आई है वो लार्ज आई है, और हम जानते हैं वो प्रोसेस थर्मोडायनामिकली फेवरेबल होता है
जिसके लिए डेल्टा एस ज़्यादा पॉजिटिव होता है या कम नेगेटिव होता है। और कम नेगेटिव 3 मेंबर के लिए है, तो 3 मेंबर का बनना ज़्यादा एंट्रोपिकली फेवर्ड है, आसान है, इसलिए उसका रेट ज़्यादा है। तो ये था SN/NGP में जेईई मेंस में सवाल आया था 2019 में, इसलिए ये करा दिया। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।